जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, रोज़ एक वीडियो आता है हिंदी टेस्ट को लेकर, जो कि हमारा 8वां वीडियो है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर एमपी जो सेट का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का है हिंदी को लेकर, वर्ग 1 है, 2 है, और एमपीएसआई वगैरह के लिए बहुत सारे कामगर क्वेश्चन मैं रखता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य टच हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। 61वां नंबर का आज का हमारा प्रश्न है, लिपि नामक त्रैमासिक कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? लिपि नामक त्रैभाषिक लिपि नामक त्रैभाषिक कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? आईआईटी मद्रास, सीएम हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईएम अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर जो है सीएम हैदराबाद। क्या है बेटा इसका सही उत्तर? सीएम हैदराबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान रखना है। संबंधवाचक के रूप में का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। संबंध का, के की, रारे री, ठीक है। स श ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग उच्चारण है, एक का कंठ से है, एक का तालु से है, ठीक है। एक का दंत से है और एक का तालु से है। अगर हम बात करें संज्ञा, विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन न होना, ये गलत बात है, जबकि परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए आंसर आप लोगों का यहाँ पर हो गया सी। और भूतकालिक कृदंतों में आकारांत की प्रवृत्ति है, ये भी सही बात है। जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है, तब वह किसका रूप धारण कर लेती है? ठीक है, विशिष्ट भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा या परिनिष्ठित भाषा। तो ये परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। याद होगा अगर किसी ने 2016-17 में या और 18-19 में मुझसे हिंदी पढ़ी होगी एमपीपीएससी मेंस में, तो उन लोगों को ये सारी परिभाषाएं लिखा है कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती हैं, परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, परिलक्षित भाषा क्या होती है ना, और जो अनुवादिक भाषा होती है वो क्या होती है, जिसको मूलनिष्ठ और मूलाश्रित भी कहते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं क्लास में बच्चों को, पर आप लोग इनके क्वेश्चन भी देख लीजिए कि क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, तो अगर उसने कहीं धोखे से भी कुछ पढ़ा होगा तो इस तरह के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, संपर्क भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, संपर्क भाषा भी होती है, देशज भी होती है, विदेशज भी होती है। संकर की बात करें तो जो अन्य लोगों से संपर्क में काम आए, संपर्क का मतलब भी होता है संपर्क करने, कम्युनिकेशन करने, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण ही है तो नहीं हो जाएगा। जो केवल ज्ञानवर्धक के लिए प्रयुक्त होती है, नहीं। जिसका प्रयोग केवल राजनयिकों द्वारा किया जाता है, ये भी सही नहीं है। जो अन्य लोगों के साथ संपर्क में काम आती है उसको संपर्क भाषा कहते हैं, कम्युनिकेशन की भाषा कहते हैं। मतलब ए आंसर आप लोग यहाँ पर चयनित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 65। खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्खनी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गुजरात में पहुंचने पर इसका नाम क्या हो गया? तो गुजरात में पहुंचने पर इसका नाम क्या हो गया है? उर्दू, गुजरी, हिंदुस्तानी और कच्छी हिंदी। तो इसका सही नाम जो गुजरात में हुआ वो हिंदुस्तानी हुआ, इसलिए सही उत्तर क्या लगाएंगे हम लोग? सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से यहाँ पर प्रश्न जो है असत्य और सत्य को लेकर हुआ। संतलाल दास की समाधि नगला भरतपुर में है। दादूपंत में सत्संग स्थल अलख दरीबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली के 4 भाग है। ज्ञानबोध रचना संत मूलकदास की रचना है। 66 का आंसर क्या हो सकता है जो असत्य है? तो 66 का जो असत्य आंसर है वो है पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा
संपादित सुंदर ग्रंथावली के 4 भाग। ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, मैच द कॉलम। अग्रदास, हृदयराम, नाभादास और प्राणचंद चौहान। रचनाएं हैं हनुमान अष्टक, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक और भक्तमाला। तो नाभादास तो भक्तमाल के साथ जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सी का आंसर देखिए, नाभादास जी। तो अब यहाँ पर 2 जगह आंसर छिपे हुए हैं। देखो, ऑप्शन को माइनस करने के सबसे अच्छे तरीके होते हैं कि एक आपको कंफर्म अगर है तो नाभादास जी, जैसे मैंने कहा कि भक्तमाल के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ आपके पास 2 आंसर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ से देखना होगा या फिर यहाँ से। अगर पहले का आंसर आपको पता है अग्रदास जी का ध्यान मंजरी, तो फिर आंसर आप लोग लगा सकते हैं। नहीं तो हृदय राम जी का जो रचना है हनुमान अष्टक, उससे भी पकड़ सकते हैं। तो सही उत्तर जो है अभी फ़िलहाल तो आप लोग यहाँ लगा दीजिए डी, और इसका मैच दी कॉलम आप लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, डी का हो जाएगा यहाँ पर 3, सी का तो मैंने बता ही दिया है, बी का हो जाएगा यहाँ पर 1 और अग्रदास जी का हो जाएगा ध्यान मंजरी। अब मिलान कर लेना, डी उत्तर सही है। 67। अगला प्रश्न है 68 नंबर पर। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। कौन सी रचना? पद्मावत, मधुमालती, चंदायन या सत्यवती कथा। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा चंदायन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंददास की जड़िया उपाधि को सार्थक बनाने वाली रचना कौन सी है? नंददास, इन्हीं जड़िया कवि कहा जाता है। 69 के अगर देखा जाए तो वह कौन सी रचना है जो उनको इस उपाधि के लिए सही पहचान दिलाता है? तो वह है रास पंचाध्यायी। डी उत्तर लगाइए। अगला प्रश्न है, भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी कृति में किया है। निजम सिद्धांत, सिद्धांत के पद, केलीमाल और हितवाणी। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है 71 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है? अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। तो 71 का सही उत्तर जो हो जाएगा औचित्य सिद्धांत। डी के साथ आप लोग आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है ये परिभाषा के तौर पर। शब्दार्थों सहितो वक्र विप्यारण शालिनी बंधे व्यवस्थ्यो काव्य तद्विदालादकारिणी तद्विदालानी कारिणी। तो दंडी जी का उद्भावना है ये कुंतक की है या भामह की है या भोजराज की है? तो 72 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न है 73 कि कतहूँ विटप भूधर उपारी परसेन बरखत, कतहूँ बाजी से बाजी मर्दी गजराज करखत। उक्त पंक्ति में कौन सा गुण है? काव्य के गुण पूछा है, ओदगुण, माधुर्य गुण या प्रसाद गुण। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओज गुण। वीर रस, ओज गुण है मतलब वीर रस की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। अगला प्रश्न है 74 नंबर। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। ये पाश्चात्य इतिहासकारों या लेखकों में से हैं, पाश्चात्य साहित्यकारों में। तो उनका रचना जो है पेरुहुप्स इनकी रचना है। सी आंसर ए आंसर आप लोग चयनित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 75, महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। ये MPSI का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है महाकाव्य के लिए, है ना। 75 नंबर पर इसका कथानक इतिहास का प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, ये तो सही बात है। असत्य पूछा है,
महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है, बिल्कुल सही बात है, 8 सर्ग होने चाहिए। इसका ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। उक्ति वैचित्य इसका प्राण तत्व है, ये गलत हो जाएगा, डी आंसर नहीं माना जाएगा, असत्य है। 75 के बाद अब हम आते हैं 76 नंबर के प्रश्न तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। अपना अपना स्टेटस बना लीजिए, तो जिनको आवश्यकता होगी वो देख लेंगे। विस्तृत पथ है मेरे आगे, उस पर ही मुझको चलना है, चिर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है। यह पंक्ति किस कवि की है? विस्तृत पथ है मेरे आगे, उस पर ही मुझको चलना है, चिर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है। यह पंक्ति किस कवि की है? शिवमंगल सिंह सुमन जी, या भवानी प्रसाद मिश्र, या मुक्तिबोध, या शरद जोशी। तो सही आंसर है शिवमंगल सिंह सुमन। अगली पंक्ति की ओर बढ़ता हूँ मैं। अगली पंक्ति की अगर बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2004 में रमेश चंद्र शाह को सम्मानित किया गया था। आंसर लगाएंगे डी। अगला प्रश्न है 78। तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? साहित्यकारों का सम्मान, पांडुलिपियों का संरक्षण, पत्रकारों का सम्मान और संतों महात्माओं का सम्मान। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा, पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है, बी आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79। श्री कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, जानने लायक प्रश्न है, और सारे प्रश्न मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण और बड़े यूनिक प्रश्न हैं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15। अगली रचना है, ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य, महाकाव्य, लंबी कविता या मुक्तक काव्य? तो ये जो रचना है, ये रचना जो है वो एक प्रकार से लंबी कविता है। तो सही उत्तर क्या लगाएंगे हम लोग? सी उत्तर चयनित करेंगे। तो आप लोगों को सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।